हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड याद रखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो अभी तक आपने सेंड नहीं करा इस नंबर पे, तो आप लोग सेंड कर दीजिए, जिससे आपको व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। एंड याद रखिए, अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप द जोरावर क्लासेस का, जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, डायरेक्ट सर्च करके द जोरावर क्लासेस। क्लियर है? चलिए, तो आज का क्वेश्चन शुरू करने के पहले, जैसा कि मैंने लास्ट वीक में, मैं हर वीक में 30 क्वेश्चंस कराता हूं, आप सबको पता होना चाहिए। जो लोग नए हमसे जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो लोग जान लें कि मैं हर वीक में 30 क्वेश्चन कराता हूं। साइंस के 30 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे साइंस के हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं ना, इसलिए 30 ही रह जाते हैं। 30 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके साइंस के कराए जाते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 30 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के भी कराए जाएं। जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम कराया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आप लोग इस वीक के 30 क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हो जाइए। एंड लास्ट वीक में मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा था। लास्ट वीडियो के अंदर जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं, जो उनका 10वां नंबर क्वेश्चन था वो मैंने होमवर्क दे रखा था। तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को करने के पहले पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क दे रखा था, ठीक है? तो इसको पहले, सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, लिखा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 सेकंड। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या दिया होता है वो पहले लिखना बहुत जरूरी होता है, यानी गिवन क्या क्या है वो आपको लिख लेना होता है। जैसे मास कितना दिया गया है, तो मास आपका दिया गया है 100 केजी। बहुत सिंपल सा तरीका है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका होता है कि आप उसके गिवन थिंग्स को सबसे पहले लिख लीजिए, फिर आपको अपने आप दिमाग लगाना, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा करना क्या। लिखा गया यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी, याद रखिए एक्सेलरेटर यूनिफॉर्मली फ्रॉम, तो एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम अ वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो ले लोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि फ्रॉम अ वेलोसिटी, मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड की है। बहुत सारे बच्चे मेरे से इस चीज पे कंफ्यूजन अपना देते हैं कि वो ये पूछते हैं, सर यहाँ पे हम यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे उसने साफ लिखा है, क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड, कहां से? यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, यानी जो u की वैल्यू है, वो है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? और फिर कहां तक जाता है? टू 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इंग्लिश भी आप देख सकते हो, फ्रॉम का मतलब होता है से अलग होना, टू का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है? तो आप जब आप प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो उसमें ये दोनों भी मिलेंगे आपको, ठीक है? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड। एंड याद रखिए, टाइमिंग जो दी गई है आपकी, वो दी गई है 6 सेकंड की। टाइमिंग कितनी दी गई है? 6 सेकंड की। पूछा गया कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए, अगर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है, देन आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला? तो फार्मूला आप लोग बताइए फटाफट, क्या होता है? तो इनिशियल, अगर हम मोमेंटम का फार्मूला देखें तो हम उसे लिखते हैं P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए, इनिशियल लेवल पे जो मास है, इनिशियल लेवल पे जो मास है वो 100 है, वो तो हमेशा ही है 100। बट जो वेलोसिटी है इनिशियल लेवल की, वो है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो मास हमारा हो गया 100 केजी इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई? 5। तो ये टोटल कितना हो गया? तो ये P1 मैं ले लेता हूं किस लेवल पे? इनिशियल लेवल के लिए, ठीक है ना? तो 5 से जब 100 में गुणा कराओगे तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होगा आंसर इसका, ठीक है? तो इतना होगा इनिशियल मोमेंटम। अगर हम P2 की बात करें, सेकंड कंडीशन में बात करें, तो यहां पे हो जाएगा m इंटू वी। इस केस में क्या होगा? m की वैल्यू तो 100 ही रहेगी, v की वैल्यू हो जाएगी 8, देन यहां हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया?
तो इस तरह से हमारा इनिशियल हो गया एंड फाइनल हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि आपको ये भी पता करना है कि कितना उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो लगाया जा रहा है। किस चीज को करने के लिए? 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड को 8 मीटर पर सेकंड करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, तो आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए, सर हमें ए की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि फोर्स इजिकल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इजिकल्स टू एम इंटू ए, और ए क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन होता है, बट वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो आप देखिए, आपको u भी पता है, v भी पता है, t भी पता है, आपको a फाइंड आउट करना है। यहां से जब हम a फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा फार्मूला क्या होता है? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये कहां से आया? तो ये आपका जो इक्वेशन का फर्स्ट, जो हमारा मोशन के इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें हमें मिलता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर है? तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है? 8 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 मीटर पर सेकंड। टाइमिंग कितनी दी गई है? 6 सेकंड की। आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/6 डिवाइड कर दो 1/2, इसे लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसी को आप हमेशा कभी पॉइंट में मत लिखा करो, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाते हो लास्ट में आंसर को ही पॉइंट में लिखिए। अगर आपका न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो कभी पॉइंट में मत लिखना। एग्जाम के टाइम पे आप हमेशा उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना, उससे आपको इजी होगा सॉल्व करने के लिए। लेकिन पॉइंट लिख दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। देखो, कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका, आप टाइम अपना बचाना सीख लो। अगर आप बचाना सीख लिए टाइम को तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखिए, तो दिया गया है f इजिकल्स टू एम ए। एम की वैल्यू कितनी है? 100 है। ए की वैल्यू हमें कितना फाइंड आउट हुआ है? 1/2। देखो 1/2 लिखने में कितनी इजी है, 2 से 2 काट दोगे आप, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? m का जो मात्रक होता है वो केजी होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिए, इसी चीज को हम न्यूटन बोलते हैं। तो 50 न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो कितने का होगा? 50 न्यूटन का। जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो 500 केजी मीटर पर सेकंड होगा। जो फाइनल मोमेंटम होगा वो 800 केजी मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज कितना हो रहा है मोमेंटम के बीच में, वो फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे, उतना होगा चेंज। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, जो मैंने आपको होमवर्क दे रखा था। तो ये हमारा वो क्वेश्चन था जो लास्ट वीडियो में दिया गया था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, लैटिन नेम ऑफ सोडियम। सोडियम का लैटिन नेम आपसे पूछा गया है। ठीक है, सोडियम का लैटिन नेम पूछा गया। बताइए क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम सोडियम को? अगर आपको ये पता होगा तो लैटिन नेम आप बताना भी आसान होगा। ठीक है, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब देखिए, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? जल्दी से बताइए। ठीक है। और सोडियम जो होता है, इसके बाहरी कक्षा में यानी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको ये बताना है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा। ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 11 होता है। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और एटॉमिक मास जो होता है वो आप समझ लो कि इसका जस्ट डबल होता है। ऐसा हर केस में होता है, लेकिन कहीं पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है। तो आपको बस इतना जानना है, इसका 23 एक्चुअल में 23 पॉइंट समथिंग होता है, बट आप इसका डबल ही मान के चला करो। ठीक है, चलो। तो एग्जैक्ट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एटॉमिक मास एग्जैक्ट कितना होता है इसका, वो आप बताएंगे। अब देखिए, मैंने एक और सवाल पूछा कि सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सोडियम के आउटर सेल में, अब चूंकि सोडियम का 11 है, तो 11 का जब हम
विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 8 1। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने बताया है के, एल, एम और एन। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एसपीडीएफ पे होता है। अब ये एसपीडीएफ क्या है, तो जब पूरा पेरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया जाएगा ना, उसमें बताया जाएगा कि कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के, फिर डी ब्लॉक के, फिर एफ ब्लॉक के। तो इसका एक अलग से रूल आता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो पूरे पेरियोडिक टेबल में हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हम सेल की बात करें तो 4 कक्षाएं होती हैं। एक होती है के, फिर होता है एल, फिर होता है एम और एन। और हर कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इंटू एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर कक्षा में हो सकते हैं। जैसे पहली कक्षा की अगर हम बात करें तो n की जगह हम वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1, एंड 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 हो जाएगा। दूसरी कक्षा जिसे हम यल कहते हैं, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पहली कक्षा जिसे के कहते हैं वो इतना हो जाएगा। इसमें यल में कितने, तो ये दूसरी कक्षा है, तो n की जगह हम 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 2 जा कितना हो गया 8। तो एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी यल के अंदर एस पी डी करके आता है, तो वो इसके अंदर भी आता है, उसके अंदर सब सेल देखो इसको सेल बोलते हैं। ये जो है हमारी, ये है, ये जो यल यम यन के है, ये सब सेल हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये सब सेल कहलाती हैं, उपकक्षाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को तब पढ़ाना है जब आपके सिलेबस में ये दिया होता ना पूरा फुल क्लासिफिकेशन, तब हम लोग बता पाते। लेकिन 9th एंड 10th के लेवल तक फुल क्लासिफिकेशन नहीं है, 11th में जाके फुल क्लासिफिकेशन है आपके पेरियोडिक टेबल का। तो 9th और 10th तक में क्या है कि 20 एटॉमिक नंबर 20 तक के सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो एल के में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। फिर तीसरा जो सेल है हमारा वो है एम, तो है तीसरा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। एंड लास्ट है फोर्थ नंबर एन, तो यहां पे जब हम 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना कितना हो गया 32। तो ये होता है 2 8 18 32। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप ऐसे भी तो बताया 2 8 18 18 32। ठीक है, तो ये कहां से आ गया 2 बार 18 18। तो भैया इसका जो डायग्रामेटिकली जब हम देखेंगे, जब हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे ना शेप्स, कभी जो हमारे ये जो होते हैं आपके एटम्स होते हैं, इनका शेप जब पढ़ेंगे डिटेल में, यानी ये सिंपल सी बात समझो कि ये 11th के स्ट्रक्चर में है। ये सारी चीजें जो आपको पढ़नी नहीं है, आपके लेवल में नहीं आएंगी पीआरटी में, तो इसलिए आप इस पे ना परेशान होया करो, बस आपको ये जानना है। और यहां से एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन यहां से आपका ये बनता है, कुल कितनी कक्षाएं होती हैं, तो 4 कक्षाएं होती हैं, उनका नाम क्या होता है, तो के एल एम एन होता है उनका नाम। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत फेमस सा क्वेश्चन बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सोडियम को हम Na बोलते हैं। Na से आपको ऑप्शन तो पता ही चल गया होगा, नाइट्रियम बोलते हैं। अब याद रखिए कैलियम किसे बोलते हैं, तो कैलियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, K को हम पोटेशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से कॉपरम को देखो कॉपर बोलते हैं, कॉपर। ठीक है, स्टैनम। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन हर बैक एंड मूव्स 200 मीटर लेवल्ड रोल, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जो सवाल है। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा वर्क के सेक्शन में, तो आपको ये चीज बहुत इजी लगेगी। ठीक है, देखिए मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी वर्क में, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे। तो पहले तो वर्क इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी। ठीक है, F क्या है, तो आपको पता है यहाँ पे जो F है वो है फोर्स, फोर्स। ठीक है, और दूसरा है D क्या है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, डिस्टेंस नहीं है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से कि जो कार्य होता है वो दो राशियों का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो राशियों का प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। बट माइंड इट, केवल इतने से काम नहीं होता, एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डी इंटू कॉस थीटा। थीटा कहां से आ गया? तो भैया जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का जो एंगल है, जैसे मान लो एज्यूम करो कि एक बॉक्स है ये, ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स है ये, और इसे एक बच्चा जो है वो पुश कर रहा है, ठीक है ना। इसे एक बच्चा क्या कर रहा है, इस साइड से पुश कर रहा है, इस बच्चा जो है वो इसे पुश कर रहा है, ठीक है। अब ये बॉक्स के ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, और ये बॉक्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप बता सकते हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना एंगल है? तो आप कहोगे सर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो हो गई है जीरो। कितनी हो गई है? जीरो हो गई है। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो देखो एफ इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है, ध्यान रखिएगा, कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। यानी जो मैक्सिमम वर्क डन होगा वो तब होगा, ध्यान से समझिएगा, वो तब होगा जब आपका, इसे ही मैक्सिमम वर्क डन बोलते हैं, यही केस है मैक्सिमम वर्क डन का। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम वर्क डन कब पॉसिबल है? तो जब जिस दिशा में हम बल को लगा रहे हैं उसी दिशा में जब विस्थापन हो तो इसे ही मैक्सिमम वर्क डन कहा जाता है। उस समय जो कार्य होगा वो सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन आप लोग जान लीजिए, जिस दिशा में बल हो उसी दिशा में विस्थापन हो, जिस दिशा में बल, ठीक है, उसी दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, उसी दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो उसे हम मैक्सिमम यानी अधिकतम वर्क डन बोलते हैं, या अधिकतम कार्य किया जाएगा जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विस्थापन होने पे, ठीक है। अब आपके सवाल में, आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, सर मान लीजिए अगर ये चीज अपोजिट हो जाए, ठीक है, अपोजिट हो जाए यानी जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो, तो ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पता है क्या होता है? घिरनी देखो, घिरनी जो होती है, आप बल लगाते हो नीचे की तरफ, घिरनी पे जो दूसरे साइड में लगा होता है, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं अगर, तो ये देखो, ये आपका एक घिरनी है और इसमें जो बाल्टी है कुएं में ये टंगी हुई है, इस तरह से बाल्टी है, ठीक है, वो क्या हुई है, कुएं में टंगी हुई है, ठीक है, और ये बाल्टी में पानी है जिसको एक बच्चा दूसरी तरफ से क्या कर रहा है, यहां से एक बच्चा जो है वो इसको खींच रहा है पकड़ के, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसका फोर्स कहां लग रहा है? देखो नीचे की तरफ। वर्क डन यानी डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में जो थीटा होता है वो 180 हो जाता है। क्या हो जाता है? 180 हो जाता है। तो याद रखिए तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। क्या होती है? -1। तो यानी कि जो ये जो माइनस है, देखो तब भी वर्क डन वही होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ध्यान से समझिएगा, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, याद, परिणाम में जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, दोनों कंडीशन में वर्क डन सेम हो जाएगा। बहुत डिटेल की चीज बता रहा हूं आप लोगों को, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा ना तो उड़ा के चले आना, मैग्नीट्यूड में परिणाम सेम हो जाएगा दोनों केस में। लेकिन ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो विस्थापन हो रहा है वो विपरीत दिशा में है। विस्थापन किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है, यानी कि जो बल है वो विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, विपरीत दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, ठीक है ना। मतलब जिस दिशा में बल है उस दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में ये जो माइनस है ये यही सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि दिशा किस में है, बल और विस्थापन की, ठीक है। अब देखिए जो आपको समझने लायक है वो ये है कि मान लीजिए आपने किसी गधे के ऊपर,
ठीक है, ये बॉक्स रख दिया, जो बॉक्स है खूब बड़ा सा, इसमें लोहा डाल करके आपने किसी एक अच्छे से, ठीक है, आपने एक अच्छे से गधे के ऊपर रख दिया, मुझसे बन नहीं रहा है, ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब आपने रख दिया, ये किस दिशा में विस्थापन कर रहा है, इस दिशा में। फोर्स बॉक्स का किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। तो आप कहोगे सर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। देन आप पूछोगे सर वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू नथिंग एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू पता है 0 होती है। तो इस केस में जो गधा है वो काम नहीं कर रहा होगा, एफ इंटू डी इंटू 0, देन ये 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। कब, जब ये नीचे की तरफ लग रहा हो। क्लियर हो गया। तो 3 केस हैं, सिंपल है। 0 डिग्री में मैक्सिमम वर्क डन होगा, याद रखिएगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में भी मैक्सिमम होगा और इसकी डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये याद रखिए, दो दो चीजें, मैक्सिमम होगा लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अगर थीटा की वैल्यू जो हो गई वो 180 डिग्री हो गई, ठीक है, तो यहां भी मैक्सिमम होगा, बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और याद रखिए, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई, तो यहां पे वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि लंबवत होगा, ठीक है। जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया। तो ये 3 केस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत इजी तरीके से बन सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो इस केस की स्टडी आप लोग करिएगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे अपने आप आपको समझ में आएगा आप क्या कर रहे हैं। देखिए, अ गर्ल इज कैरिंग स्कूल बैग ऑफ 3 kg। तो मान लो एक लड़की है, एक लड़की है जो अपने पीठ पे क्या कर रही है, अपने पीठ पे 3 किलो का बैग जो है वो टांगी हुई है, ठीक है। अब ये जो बैग है 3 किलो का, इसका वेट यानी फोर्स जो है वो नीचे अप्लाई हो रहा है, और लड़की जो हो रही है वो 200 मीटर लेवल रोड पे चली, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में। तो आप बताओ इनके बीच का एंगल कितना है। तो आप कहोगे सर थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा सॉरी 90 डिग्री, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस केस में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी हो गई है, एफ की वैल्यू आपको आपको नहीं पता है, बट एफ को आप लिख सकते हो एम इंटू ए, ठीक है, एम इंटू ए। अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिया है, चलो कोई नहीं। तो यहां से हमारा एफ जो होगा वो हो जाएगा एम इंटू जी इंटू डी की वैल्यू भी हमें दी गई है, एंड कॉस कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। एम की वैल्यू आपकी है 3 kg, जी की वैल्यू आप मान लो 10 हो गया, वैसे तो 9.8 लिया जाता है, एंड डी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 200 मीटर का है, एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 0। 0 से मल्टीप्लाई कराओगे एवरीथिंग इज 0, देन आंसर क्या होगा कि वर्क डन है ही नहीं। साइंस कहता है इस केस में वर्क डन नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि आप किसके अगेंस्ट वर्क डन पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे खींचेगा, आप अगर ऊपर जाते ना तो आप वर्क डन किए होते। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप लोगे, यानी जी की वैल्यू अगर आप 10 ले रहे हो, तो इस केस में क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता है, और अगर आप इसी काम को ऊपर की तरफ गए होते, ऊपर की तरफ करने के लिए गए होते, तो आपसे वर्क डन मिल जाता आपको, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो जाता और 180 डिग्री का हो जाता, ठीक है। तो यहां पे हमें वर्क डन मिल सकता था, लेकिन आपने क्या किया, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ना जाकर के आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे खींचता है, आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर कहीं भी दिख जाएगा ना तो वो 0 ही चलता है। क्लियर हो गया। तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं।
लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में यानी अपचय, अपच जो होता है उसमें कौन सी जो मेडिसिन होती है वो यूज की जाती है, ठीक है। कौन सी मेडिसिन होती है जो यूज की जाती है इंडाइजेशन में, तो वो आपको बताना है कौन सी मेडिसिन है जो हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, एंट एसिड होता है। एंट एसिड में हम कौन सी चीज लेते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसे ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं कराता हूँ वो आपके पोस्टमार्टम की तरह कराता हूँ, मतलब अगर कहीं भी आपसे टकरा जाए, एक भी बार टकरा जाए, तो वो एग्जाम में छूटने ना पाए, ठीक है ना। तो एंटासिड जो होता है वो क्या होता है, वो आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग इनो बोलते हैं। जो हम लोग क्या बोलते हैं, इनो बोलते हैं। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वही वाला है एंटासिड, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोगों ने अभी तक अपना नाम और पोस्ट नहीं भेजा है तो वो इस नंबर पे भेज सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक केबीएस का सबसे अच्छा कोर्स आपने अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं किया है, जबकि 600 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को इनरोल कर चुके हैं, आप उनसे पीछे ही रहे हैं अभी, तो प्लीज अब ऐसा ना कीजिए कि 700 के पीछे हो जाइए, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में अपने आप को इनरोल कीजिए, ठीक है ना। तो एंटासिड आपको समझ में आ गया। एंटीबायोटिक क्या होता है, तो जो एंटीबायोटिक होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक आपको पता ही है कि जो घावों को भरने के लिए यूज होती है वो एंटीसेप्टिक होती हैं, ठीक है। चलिए, तो जो जर्म्स एंड वायरस से जो लड़ने के लिए यूज होती हैं वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होती हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो टाइम ज्यादा टेकन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस चौथे नंबर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।